सुबह बखैर, सलाम इस प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के आगाज में कहना मुझे आपसे ये है, बल्कि आपको याद दहानी करवानी है कि 5 रोजा पोलियो मुहिम का आज आखिरी रोज है और आज कैचअप डे के तौर पर मिसिंग बच्चों तक पोलियो वर्कर्स पहुंचेंगे। ऐसे बच्चे जो मुहिम के दौरान कतरे पीने से रह जाते हैं उन्हें आज के दिन ट्रेस किया जाएगा। तो ऐसे में अगर आपके 5 साल से कम उम्र बच्चों ने अभी तक पोलियो के कतरे नहीं पिए तो करीबी हेल्थ सेंटर से जाकर बच्चों को फौरन कतरे पिलाएं और उन्हें उम्र भर की माजूरी से बचाइए। और हाँ, अगर आपके आसपास मोहल्ले में, पड़ोस में या आपकी फैमिली में कोई बच्चे रह गए हैं तो उनके वालिदैन को भी समझाना आपका फर्ज है, क्योंकि 2 रोज पहले पंजाब के जिला मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई से एक पोलियो केस रिपोर्ट हुआ है और 6 माह की बच्ची को पोलियो वायरस ने जकड़ लिया है और मुतासरा बच्ची की टांगों और गर्दन के मसल्स बुरी तरह से मुतासिर हो चुके हैं। नया केस रिपोर्ट होने के बाद रवां बरस रिपोर्ट होने वाले केसेस की तादाद 80 हो गई है, जबकि पंजाब में 13 बच्चे अभी तक इस खतरनाक वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। इस वायरस का वाहिद तोड़ पोलियो की वैक्सीन है, जिससे बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाया जा सके। आगे बढ़ते हैं, जो आपको बताएंगे, सदर आजाद जम्मू कश्मीर सरदार मसूद खान की जानिब से कहा गया है कि कश्मीर पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। कश्मीर का मसला सलामती काउंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे कभी हल नहीं करेंगे। सेनेटर सिराजुल हक की जानिब से कहा गया है कि अवाम तकरीरें सुन सुनकर तंग आ चुके हैं, अब अमली तौर पर भी कुछ करके दिखाना होगा। सदर आजाद जम्मू कश्मीर सरदार मसूद खान की जमात इस्लामी के मरकज मंसूरा अहमद अपने खिताब में सदर आजाद जम्मू कश्मीर ने कहा कि हमारे पास वक्त कम है, अगर हम इस वक्त ना जागे तो कश्मीर हाथ से जाता रहेगा। भारत कश्मीर में नस्ल कुशी कर रहा है। कश्मीर अपने बदतरीन दौर से गुजर रहा है और अगर आप सब लोग न जागे, अगर हम बाहैसियत कौम न जागे तो कश्मीर हमारे हाथ से निकल जाएगा और वक्त जो है वो ज्यादा से ज्यादा 1.5-2 साल का है। हिंदुस्तान हर रोज कश्मीर को कश्मीरियों से छीन रहा है, कश्मीर को आपसे छीन रहा है। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक का कहना था कि इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की तो हमने शाबाश दी, अवाम अमली इक़दाम देखना चाहते हैं, तकरीरें सुन सुन कर तंग आ चुके। इमरान खान साहब ने तकरीर की, उस पर भी हमने शाबाश दिया, लेकिन वापस आकर उसने ऐलान किया कि जो भी कश्मीर की तरफ जाएगा और उनका साथ देगा, आज़ादी के तरफ और जिहाद की तरफ कोई कदम उठाएगा, वो पाकिस्तान का गद्दार होगा। दोनों रहनुमाओं का इस बात पर मुकम्मल इत्तेफाक था कि फ्रांस से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता किए जाएं और मसनूआत का बाइकॉट किया जाए। ऐसी रिपोर्ट आपने देखी है। कुछ सियासी मामलात की बात करें तो समझ से बालातर है कि पाकिस्तानी सियासत जा किस तरफ रही है। गवर्नमेंट से लोग नाराज होते जा रहे हैं और वजह है जी महंगाई, जबकि दूसरी जानिब ऑपोजिशन की जानिब से इदारों की हुर्मत पर सवाल उठाया जा रहा है। खास तौर पर अपने आप को बचाने के लिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं, बहुत सारे और मामलात हैं, अपने तौर पर जो है वो इस तरह की कोशिशें की जा रही है कि गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया जा सके। जबकि वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल की जानिब से कहा गया है कि मुस्लिम लीग नून सियासत करे, बगावत ना करे। ऑपोजिशन के बयानिए से किस तरह निपटना है, वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत समेत पाकिस्तान के बड़ों को मिलकर सोचना पड़ेगा। ऑपोजिशन के बयानात मुल्क की सलामती के लिए तबाहकुन हो सकते हैं। लियाकत अंसारी रिपोर्ट में बता दें। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल की PID लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि गुजरांवाला, कराची और कोयटा के बाद अब मियां मफरूर का बयानिया असम्बलियों में बोला जा रहा है। ये पैसे बचाने के लिए कौमी सलामती के साथ खेल रहे हैं। इमरान खान ने उनकी बारी को तोड़ा, उनका मकसद फौज में इंतशार पैदा करना है, लेकिन अब रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। मुस्लिम लीग नून की बुग़्ज़े इमरान खान में दोस्ती भारत तक पहुँच गयी है कि पहली दफा एक ऐसा लीडर आया जिसका नाम इमरान खान है, जिसने पहली दफा इनकी बारियां तोड़ी हैं। पहली दफा नूरा कुश्ती नहीं हो रही, पहली दफा किसी ने इनकी बारी तोड़ी है और बारी तोड़ने की वजह से ये इस कदर फ्रस्ट्रेटेड हैं। अब ये बुग़्ज़े इमरान खान में ये दोस्ती हिंदुस्तान तक पहुंच गए हैं। डॉक्टर शहबाज गिल साबिक स्पीकर कौमी असम्बली पर खूब बरसे, कहते हैं अयाज सादी को वजाहत की बजाय खामोश हो जाना चाहिए। अयाज सादी को बहुत कुछ कहना चाहता हूँ मगर खुद को रोक रहा हूँ। कि आपको बड़ा पता चल गया कि टांगे कांपती हैं, पाँव में बैठे हुए थे टांग पकड़ के, अब बैठे कहाँ थे जहाँ से आपको टांगे पकड़ने की आदत आपको पता चल गया। ये आदत आपकी क्यों नहीं जाती पाँव में बैठने की? आपको एक पाकिस्तान के अपोजिशन में और फिर स्पीकर रहने के बाद ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी।
अगर ये दुरुस्त भी होती तो। वज़ीर आज़म के मुआवनीन खुसूसी ने मजीद कहा कि पाकिस्तानी फौज के जवानों और अफसरों ने वो जवां कदर खिदमत सरअंजाम दी हैं जिस पर कौम को फख्र है। पाक फौज की वजह से ही पाकिस्तान मुस्तहकम और यकजा है। हमें अपने अफसरों और जवानों की कुर्बानियों पर फख्र है। शहबाज गिल के बयानात तो आपने सुन लिए। दूसरी जानिब फयाजुल हसन चौहान भी मैदान में, जो कि अक्सर ही वैसे मैदान में होते हैं, उनकी जानिब से कहा गया है कि शरीफ खानदान में फूट पड़ रही है और कहते हैं कि मरियम नवाज ने मुस्लिम लीग को अपने नाम से रजिस्टर्ड करवाने के लिए कानूनी मुशावरत मुकम्मल कर ली है। मजीद कहा है कि मौलाना फजल रहमान ने नून लीग को साथ ना चलने का पैगाम पहुंचा दिया है। अपोजिशन इत्तेहाद दिसंबर नहीं देख पाएगा। मजीद क्या कहा, लियाकत अंसारी रिपोर्ट में बताएंगे। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब की ऐवान वज़ीर आला में प्रेस कॉन्फ्रेंस। फयाज़ हसन चौहान ने अपोजिशन बारे मुख्तलिफ दावे और पेशगोइयां कर दी। बोले शरीफ खानदान में सख्त फूट पड़ चुकी है। शहबाज शरीफ की फैमिली का जाती उम्रा में दाखिला बंद कर दिया गया है। पहले ही कहा था कि जितना मीम लीग खुलकर खेलेगी उतना ही खुद को नुकसान पहुँचाएगी। मीम लीग जितना खुल के खेलेगी अपने साथ चलने वाले हर शख्स और हर गिरोह और हर पार्टी का बेड़ा गर्क करेगी। वो साबित हो रहा है। तो आप बेगम रहे, ये इंटेंशनली हिकमत के तहत इनको खुल के खेलने दिया गया ताकि पब्लिक के सामने चीजें क्लियर हो जाएं। ये कल कला जना ये शहीद बनने की कोशिश ना करें, मजलूम बनने की कोशिश ना करें। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब ने दावा किया कि मौलाना फजल रहमान ने जाती उमरा को पैगाम दे दिया है कि मुस्लिम नून के बयानिए का वो बोझ नहीं उठा सकते। फयाज़ हसन चौहान ने पेशगोई की कि अपोजिशन दिसंबर नहीं देख पाएगी। मुल्क दुश्मन बयानिए वाली क़यादत को निशाने इबरत बनाया जाए। सुल्तान मफरूरुद्दीन उर्तुगुल नवाज शरीफ साहब, उनका जो बयानिया है उस बयानिए की इंतहा दिन ब दिन आपको नजर आ रही है। और आज मैं आपको एक प्रेडिक्शन कर दूं, मेरी प्रेडिक्शन और मेरे शाहीनों की प्रेडिक्शन ये है, मिक्स अचार पार्टी दिसंबर का महीना नहीं देखेगी इंशाल्लाह। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब ने मजीद कहा कि अपोजिशन अंदर से खोखली हो चुकी है। हम हिकमत अमली से इन्हें एक्सपोज कर रहे हैं। लियाकत अंसारी, लाहौर न्यूज़। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे महंगाई के मामलात के हवाले से, लेकिन एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, मौसम तब्दील हो रहा है और फ़ज़ा में मौजूद खुन की इस मौसम के आने की खबर दे रही है, जो बेशतर लोगों का फेवरेट और पसंदीदा मौसम भी समझा जाता है। ये मौसम इंसानी लिबास, खुराक और मिजाज में तो वाज़े तौर पर तब्दीलियां लाता ही है, लेकिन इंसानी सेहत पर भी इसके गहरे असरात मुरतब होते हैं। बारिश ना होने की वजह से, खुश्क, सर्दी और फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से इस तब्दील होते हुए मौसम में मौसमी बीमारियां जिसमें नज़ला है, ज़ुकाम है, फ्लू, खांसी और बुखार के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और ऐसे हालात में जहां स्मोक है, कोरोना वायरस ने शहरियों को बुरी तरह से जकड़ रखा है, ये चांसेस कई गुना मजीद बढ़ने का खदशा है। स्मोक इंसानी सेहत पर बुरे असरात मुरतब कर रही है, तो मोहलिक कोरोना वायरस रोजाना कई जिंदगियां खा रहा है। ऐसे हालात में थोड़ी सी भी लापरवाही और बेएहतियाती इंसानी जिंदगी पर मुज़र असरात मुरतब कर सकती है और कर भी रही है, और मौसमी बीमारियां आपका घेराव कर रही हैं। एक जानिब बदलते मौसम, स्मोग और कोरोना वायरस ने शहरियों को परेशान कर रखा है, तो दूसरी जानिब लाहौर समेत मुल्क भर में फ्लू की वैक्सीन नायाब होती जा रही है, जिससे शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। वैक्सीन नायाब होने से फ्लू की बीमारी में मुब्तला मरीजों को कोरोना के खदशात भी बढ़ने लगे हैं। नाज़रीन, इन्फ्लुएंजा या फ्लू एक वायरल इन्फेक्शन है जो इंसान के निज़ाम तनफ़ुस को मुतासर करता है। यह अमूमी तौर पर सर्दियों के दौरान ज़्यादा सामने आता है, ज़्यादा देखने को मिलता है, और ये वायरस एक से दूसरे इंसान को मुंतकिल हो जाता है और बहुत जल्द दूसरे इंसान को भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। फ्लू अलामात अचानक उभर कर सामने आना शुरू हो जाती हैं और इसमें बुखार हो सकता है, सर्दी लग सकती है, खांसी आ सकती है, गले की सोजिश हो सकती है, गले में दर्द हो सकता है, सर दर्द और थकान वगैरह शामिल हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपको कैफ का भी सामना रह सकता है। साल 2018 और 19 की अगर हम बात करते हैं तो फ्लू सीजन के दौरान वैक्सीन ने 44 लाख इन्फ्लुएंजा केसेस को रोके रखा था, जबकि 58,000 अफराद इससे मुतासिर होकर अस्पतालों में ज़ेरे इलाज रहे थे, जिनमें से 3500 की हलाकत भी वाक़ हो गई थी। रवां साल माहिरीन ने जुड़वा वबाओं का इंतबाह जारी किया है। माहिरीन के मुताबिक
कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा वायरसेस का मिलाप जानलेवा साबित हो सकता है। पाकिस्तान में हर साल लोग फ्लू जैसी वबा से बचने के लिए अक्टूबर या फिर सितंबर के महीने में फ्लू की वैक्सीन लगवाते हैं, मगर अक्टूबर का महीना खत्म होने के बावजूद अभी तक मार्केट में वैक्सीन का नामो निशान तक मौजूद नहीं है। फ्लू का सीजन गुजरने के बावजूद ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान फ्लू वैक्सीन दरामद करने में नाकाम रहा है। क्या आटा और चीनी बहरान के बाद अब हम वैक्सीन का भी बहरान देखने वाले हैं? फ्लू वैक्सीन का दरामद ना किए जाने पर लोगों पर क्या इसके असरात मरतब होंगे और फ्लू इंसानी सेहत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? और अगर कोविड-19 के कुछ जो सिम्टम्स हैं वो भी आ जाएं, साथ में आपको फ्लू भी हो जाए, तो फिर ये इंसानी सेहत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार साहिबा हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और इनसे प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले मौसम खतरनाक, खुश्क सर्दी, बारिश का कोई नामो निशान नहीं, स्मोक हमारी जान नहीं छोड़ी, कोरोना ने हमें जकड़ा हुआ है, कितना खतरनाक मौसम सेहत के मामलात के लिए? देखिए सिद्रा, लोग तो इंतज़ार करते थे गर्मियों में कि कब सर्दियां आएंगी और मौसम थोड़ा ठंडा होगा और खुशगवार होगा, लेकिन हमें हमेशा से बताया, मैं आपके प्रोग्राम में बहुत दफ़ा जिक्र करती रही कि जो वायरसेस होते हैं और स्पेशली रेस्पिरेटरी वायरसेस होते हैं, उनकी हमेशा से विंटर्स में सर्ज देखी गई है। और जब खुश्क सर्दी पड़ती है तो आपको पता है कि सीजनल फ्लू, एलर्जीज, एस्थमा के लोगों के लिए मुश्किलात का प्रॉब्लम का सामना बनते हैं। सो इन्फ्लुएंजा वायरस, या जिसे हम मौसमी फ्लू या सीजनल इन्फ्लुएंजा कहते हैं, ये तो बहुत सालों से हमारे दरमियान मौजूद है। कोविड-19 तो इसके सामने एक न्यू वायरस है, और इस वायरस की वजह से भी बहुत सी अमवात दुनिया भर में होती रही हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ और अमेरिका की साइड पे ज़्यादा अमवात फ्लू से रिकॉर्डेड है। पाकिस्तान और साउथ ईस्ट एशियन रीजन्स में निस्बतन कम अमवात रिकॉर्डेड है, लेकिन ऑब्वियसली वायरसेस कभी भी किसी भी वक्त खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकते हैं। और स्पेशली आपने वेरी राइटली यू सेड कि जब कोविड-19 भी हो और सीजनल फ्लू और इन्फ्लुएंजा वायरस जो है हमारे सामने आए, तो एक तो डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है, और दूसरा अगर दोनों कंबाइंड है और इकट्ठे हैं तो फिर हमारी अमवात का खदशा भी बढ़ सकता है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोग जो समझते हैं कि ये सर्दियों का मौसम है और ये मौसमी फ्लू है, अब देखें मौसमी जो फ्लू होता है, सीजनल इन्फ्लुएंजा, वो यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग डिजीज होती है और बहुत सीवियर नहीं होता। बहुत स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट्स के अंदर ये सीवियर इलनेस में जाता है। इसके बरक्स जो कोविड-19 है वो भी मेजॉरिटी ऑफ लोगों में जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन उसकी सिवेरिटी ऑफ इलनेस इसके मुकाबले में शदीद देखी गई है और दुनिया भर में यकदम फैला है। जो कंटेजियस है, यानी कि एक से दूसरे को लगना, वो कोविड-19 इन्फ्लुएंजा से ज्यादा खतरनाक हो सकता है कि इंसानों के लिए खतरे का बायस बन रहे होते हैं। बात करेंगे जी, प्रोफेसर डॉक्टर राशिद ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ENT स्पेशलिस्ट हैं। सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा है कि ये बदलते मौसम एक वक्त होता था कि लोग इसको बहुत इंजॉय करते थे, मनपसंद कपड़े पहनते थे, मनपसंद खाने खाते थे, लेकिन अब जब ये मौसम बदल रहे होते हैं, स्मोक आती है और खासतौर पर इस साल ये एक अजाब की सूरत इख्तियार करते जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल में अभी भी मौसम अच्छे हैं और हमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ चंद शहरों में जहाँ ओवर क्राउडिंग बहुत ज्यादा है, स्पेशली पंजाब में, लाहौर, मुल्तान और स्पेशली जो फैसलाबाद है, जहाँ पे स्मॉग ज्यादा है, ओवर क्राउडिंग है, और स्पेशली अगर हाइजीन का ख्याल ना किया जाए तो इन इलाकों में एलर्जीज का, इन्फेक्शन का होना ज़्यादा चांस है। थोड़ी सी एहतियात से हम अच्छे तरीके से इससे बच सकते हैं। जो ही मौसम चेंज होता है, हमें अपने कपड़ों का, खाने पीने का टोटल चेंज करना चाहिए। इस वक्त हल्के गर्म कपड़े पहनने चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सर्दी से बच सकें। ठंडी खट्टी चीज़ों से परहेज शुरू कर दें। हम आसानी से चंद एहतियातों के साथ हर तरह की एलर्जी और इन्फेक्शन से बच सकते हैं। कोरोना, कोविड, नो कमेंट, गवर्नमेंट अपने फोकल पर्सन हैं, वो उसके बारे में बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जो कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा है, इसके बारे में मैं एक दो वर्ड क्लियर कर दूं। एक आम सा नज़ला ज़ुकाम होता है जिसको कॉमन कोल्ड हेड्स कहते हैं, ये हरगिज खतरनाक बीमारी नहीं है। ये चंद दिन का छींकों का आना, खारिश का होना, नाक से पानी आना या गले का खराब होना है। इसमें चेस्ट इन्फेक्शन भी हो सकती है, कॉफ भी हो सकती है। सिर्फ एलर्जी के सिंपल सिरप, टैबलेट, पैनाडोल से मरीज ठीक हो जाता है। ठीक। और
और क्वाइट ऑफन ये सिंपल रेमेडीज जो सिंपल लोग घरों में करते हैं, गर्म मशरूबात का इस्तेमाल, यखनी का इस्तेमाल, जो शानदा, ये बहुत इफेक्टिव है। ठीक, डॉक्टर साहब, इन्फ्लुएंजा एक बहुत सीरियस बीमारी है। ये 1945 से लेके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान फौजियों में ये अपीयर हुई और 1-2 सालों में इसका वैक्सीन आ गया। पाकिस्तान बनने के 1 साल पहले आम पब्लिक के लिए भी वैक्सीन इसका दस्तयाब होना शुरू हो गया। इसका वैक्सीन क्योंकि ग्लोबली बहुत ज़रूरत है, लोगों ने अशद अवेयरनेस आई है, आई होप सो कि चंद दिनों में ये अवेलेबल हो जाएगा और अब लग जाना चाहिए इसको। ठीक, डॉक्टर साहब, ये जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि अब लग जाना चाहिए, हम पहले लेट नहीं हो गए? पहले कोविड ने हमें मुसीबत डाली हुई है, उसके बाद हमने इस मामले में ताखीर बढ़ती है। वैक्सीनेशन आपने देखा होगा पिछले सालों में तो अवेलेबल थी जी। इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन के मुतालिक मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि ये हर साल नई वैक्सीन आती है। जो आपके सर्कुलेटिंग स्ट्रेन्स होते हैं एनवायरमेंट में, उसके मुताबिक वैक्सीन डेवलप होती है। और इस साल पहले हमारे पास जो वैक्सीन आ रही थी वो ट्राईवेलेंट वैक्सीन थी, यानी कि 3 स्ट्रेन्स के खिलाफ काम करती थी। अब जो नई वैक्सीन इस दफा लॉन्च की गई वो क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन है, यानी कि 4 स्ट्रेन्स के काम करती है। से भी तो डॉक्टर साहब फिर इसकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आई एम श्योर कि फेडरल लेवल पे अप्रूव हो गया है और कुछ दिनों में वैक्सीन अवेलेबल होगी। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि जब वैक्सीन इंशाल्लाह अवेलेबल हो तो किन लोगों ने वैक्सीन लगवानी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। सबने नहीं लगवानी? 6 मंथ्स की एज के बाद ये वैक्सीन लगा सकते हैं। 3 ईयर्स से जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें डोज रिड्यूस्ड होती है। लेकिन वो लोग जो खासतौर पर वल्नरेबल ग्रुप के हैं, जिनमें बहुत ओल्ड एज पेशेंट्स हैं, वो पेशेंट्स जो हार्ट डिजीज के हैं, जिन्हें सांस की बीमारी है, प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं एंड हेल्थ केयर वर्कर्स, ये वो लोग हैं जिनको ज्यादा चांसेस होते हैं बीमारी को कैच करने और सीवियर डिजीज होने के। तो इनको प्रेफरेंस के ऊपर जो है वो वैक्सीनेशन लगनी चाहिए। और फिर जो जवान और हेल्दी लोग हैं वो भी लगवा सकते हैं, लेकिन पहली प्रायोरिटी हमारी बूढ़े लोगों में, कोमॉर्बिडिटीज वाले लोगों में, प्रेग्नेंट फीमेल्स में और बहुत छोटे बच्चों में। ठीक, डॉक्टर साहब, अब हमें ये बताइएगा कि फ्लू के बारे में एक बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है जो मैंने भी बहुत सुना है कि अगर आप डॉक्टर के पास चले जाएं तो फ्लू 1 वीक में ठीक हो जाएगा, अगर घर में रहेंगे तो 8 दिन में ठीक हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है, इसको ऐसे ही लेना चाहिए। सबसे जरूरी चीज है कि आप अपनी हाइजीन का, सफाई सुथराई का ख्याल करें। ये हम बिल्कुल सही डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हम डाइट बैलेंस रखें, गरम मशरूबात, गरम दूध, अंडा, इन चीज़ों का बहुत इफेक्टिवनेस है अगर आप सारा साल लेते हैं। घर से बाहर ना निकलें जब तक अच्छा सा ब्रेकफास्ट ना करें। ऑफिस में पहुंचे तो अपने हाथ को जरूर धोएं, मास्क लगा के जाएं, नाक और गले को बार बार साफ पानी से फ्लश करते रहें। ये बेहतरीन तरीका है इन इन्फेक्शन से, फ्लू से, मुख्तलिफ बीमारियों से बचने का। और जो ही घर पहुंचे दोबारा से ये अमल दोहराएं, अच्छी तरह वजू कर लें, नहा लें या स्टीम ले लें। अगर आपकी डाइट बैलेंस्ड है, जिसमें प्रोटीन डाइट सबसे नंबर 1 है, नंबर 2 पे विटामिन सी और मुख्तलिफ विटामिन आते हैं। आपने अंडे का इस्तेमाल, गर्म दूध का इस्तेमाल, जैसा भी गोश्त अच्छा साफ सुथरा अवेलेबल है, इसका इस्तेमाल इन दिनों में ज़्यादा रखेंगे तो आपको इन्फेक्शन, एलर्जीज और मुख्तलिफ जो वायरस और बैक्टीरिया की बीमारियां हैं बहुत कम होंगी। ठंडी खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल, बाजार में पड़े अनराइपन फल, ये हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। ठीक, डॉक्टर साहब, शादी सीजन है, डॉक्टर साहब ने खानों की बात की है तो फौरन से पहले मेरे जहन में आया कि शादियां बहुत सारे खानदानों में उनको बहुत इनविटेशन आ रहे हैं, जा भी रहे हैं, खाने वाने भी खा रहे हैं, फौरन से पहले गला खराब होता है। फिर उसके बाद सेल्फ मेडिकेशन, कितनी खतरनाक। हम लोग सारी दवाइयां घर में खा के और एक बार 2 टैबलेट्स खा के फिर एंड वाला ऑप्शन हमारा डॉक्टर हो। देखें, जब भी आपको कोई भी इन्फेक्शन हुई, नॉट ओनली दिस, आपको डायरिया हुआ है, आपको फ्लू हुआ है, फीवर हुआ है, तो कुछ तो दवाइयां हैं जो सेफ होती हैं, जिसमें मैं हमेशा बताती हूँ कि बुखार कम करने की दवाइयाँ, पैनाडोल या पैरासीटामोल, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटी एलर्जिक वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब भी एंटीबायोटिक्स की बात आती है, पहली तो बात कि मोस्ट वायरल इन्फेक्शंस में एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती हैं। इन्फ्लुएंजा की बात करें, कॉमन फ्लू की बात करें, कोविड की बात करें, ये सब वायरल बीमारियां हैं, तो इनमें एंटीबायोटिक्स का रोल नहीं है। लेकिन जब आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और आपको लग रहा है कि फीवर जो है वो आपको बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, तो एक तो डॉक्टर आपको असेस करेगा और आपकी जो बीमारी है उसके ऑर्गेनिज्म के मुताबिक एंटीबायोटिक देने की जरूरत होती है।
तो जो हम ओवर द काउंटर हमें 5-6 नाम आते हैं, कुछ दोस्तों ने बताए हैं, कुछ घर में पड़ी हुई हैं, वो खा के हम जो है वो अपने आप को सेल्फ ट्रीट करते हैं, विच इज़ वेरी डेट्रीमेंटल इन द लॉन्ग रन। वक्ती तौर पे तो शायद आप बेहतर हो जाते हैं, फिर लोग ऐसे भी करते हैं कि दवाई का कोर्स अगर 5 या 7 दिन का है तो 2 दिन खाई, अब मैं ठीक हूँ, दवाई छोड़ दी। तो ये सब एंटीबायोटिक्स का रेजिस्टेंस पैदा करती हैं, और रेजिस्टेंस ये होता है कि अगली बार या उससे अगली बार जब आपको इन्फेक्शन होती है तो वह एंटीबायोटिक उस ऑर्गेनिज्म के खिलाफ काम नहीं करती। ये वाला रेजिस्टेंस आपने देखा, हम टाइफॉइड में देख रहे हैं, बहुत ज्यादा देखा अभी टाइफॉइड में, ट्यूबरक्लोसिस की दवाइयों में, बहुत सारी दवाइयों में। ये एक हॉट टॉपिक है अब साइंटिफिक लिटरेचर में, जिसे हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं। सो इस पे भी बहुत ज्यादा अवेयरनेस और लोगों को मैसेज देने की जरूरत है कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें। क्या ऑर्गेनिज्म है, उसके कल्चर के मुताबिक, उसके स्ट्रेन के मुताबिक, उसके पैटर्न के मुताबिक डॉक्टर आपको असेस करता है और एंटीबायोटिक्स तजवीज़ करता है। सो अपने तौर पर और अपने हमसायों और अपने दोस्तों के मशवरों से अद्वियात के इस्तेमाल को डिस्करेज कीजिए। ठीक, डॉक्टर साहब अब हमें ये बताइए, आप कॉमन कोल्ड फ्लू की बात कर रहे हैं, फिर इन्फ्लुएंजा की बात कर रहे हैं, फिर कोविड-19 है, अब ये सारी मिलती जुलती बीमारियां हैं, इनके सिम्टम्स जो हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इनको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है? जी, लिटिल बिट। इन सब की डायग्नोसिस 99% पूरी दुनिया में, अमेरिका में भी इस वक्त क्लिनिकल होती है, लेकिन बहुत सीरियस पेशेंट में जाके सर्टनली वायरस को डिटेक्ट किया जाता है अकॉर्डिंगली। लेकिन सिम्टम जैसे एलर्जी में मोस्टली आपको बुखार या सिम्टम बहुत शिद्दत से नहीं होंगी, बुखार दर्द का होना बहुत कम होता है या नहीं होता है। लेकिन कॉमन कोल्ड में शिद्दत थोड़ी सी ज़्यादा होती है, बॉडी इंटॉक्सिकेशन होती है, फीवर जैसी इलामात आती हैं, लेकिन ओवरऑल पूरी बॉडी की कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। इन्फ्लुएंजा में हर वो चीज़ जो पॉसिबल है, शिद्दत का बुखार, हड्डियों का टूटना, पूरे जिस्म की इन्वॉल्वमेंट, टोटली आपका चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। इन्फ्लुएंजा इज़ अ वेरी वेरी सीरियस डिजीज़, इट्स अ मल्टी सिस्टम डिजीज़, जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जो इन्फ्लुएंजा वायरस से इन्वॉल्व ना होता हो। अमेरिका जैसे कंट्री में 65,000 तक आज की डेट में भी एवरेज, इस कोरोना आने से पहले भी, कोविड-19 से पहले भी इन्फ्लुएंजा से 65,000 तक डेथ रिकॉर्ड की जाती है जब शिद्दत का इन्फ्लुएंजा आता है। इसका मतलब कि हमारे तो अगर बड़े शहरों में आएगा तो और मसला होगा। इसलिए इन्फ्लुएंजा से बचने का बेहतरीन तरीका मास्क का लगाना, हाथों को बार बार धोना, वही बुनियादी बातें जो हम सुबह शाम रिपीट करते हैं, स्टीम लेना, प्रॉपरली बाथ लेना, नाक को गले को डीप तक फ्लश करना, और सारा दिन जस्ट सिंपल वर्ड्स, बिहेव लाइक जैपनीज। अपनी डाइट सिंपल रखें, बैलेंस रखें, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें और वार्म ड्रिंक्स का इस्तेमाल सरप्लस करें, एक्सेस में करें। ठीक ठीक, डॉक्टर साहब से मैंने मजीद भी इस हवाले से बात करनी है, लेकिन पहले हमें आप बताइए कि ये कहा जाता है कि एक बार घर में किसी एक बंदे को फ्लू हो गया तो फिर जब तक सबको नहीं हो जाएगा तो फिर फ्लू जान नहीं छोड़ेगा, और दूसरा ये कि ये जो खुश्क सर्दी है, बारिश से नहीं हो रही है, स्मोक है, आलूदगी है, ये बढ़ा देता है फ्लू के चांसेस को, इन बीमारियों के चांसेस को? आई थिंक ऐसा बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर साहब वापस आ रहे हैं आपकी तरफ, डॉक्टर सोमिया साहबा से पूछ रही हूँ। जी, सबसे पहली बात तो जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया कि एक दफा घर में हो जाए तो सबको हो जाता है, तो क्यों हो जाता है ये सोचने की जरूरत है। इसलिए हो जाता है क्योंकि हम एहतियाती तदाबीर पे अमल नहीं करते। जो हम एक 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन को कहते हैं, उसके पीछे एक लॉजिक है, वो हमने कोई अपनी खुशी से नहीं बनाया हुआ। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जो हैं वो एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रैवल करते हैं थ्रू कफिंग, स्नीजिंग, टॉकिंग। सो कोविड, इन्फ्लुएंजा, उसके बेसिक रूल्स वही हैं कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, कवर कीजिए छींकते वक्त, खांसते वक्त, ताकि दूसरे लोगों को इन्फेक्ट ना करें, दूसरी सर्फेसेस को इन्फेक्ट ना करें। जैसे यहाँ छींका, यहाँ पे ड्रॉपलेट्स गिर गए, किसी और ने हाथ लगाया, नाक मुंह कान को छुआ तो उसके जिस्म के अंदर चले गए। इसी तरह हाथों को बार बार धोना, मैं हमेशा जोर देती हूँ कि बार बार हैंड हाइजीन पे, हाथों को पानी और साबुन से 20 से 40 सेकंड तक अच्छी तरह धोइए। बच्चों को सिखाइए, एक प्रैक्टिस हैप्पी बर्थडे सॉन्ग जैसे गाते हैं ना, तो वो उतना टाइम लग जाता है। इसके अलावा हाथों को सैनिटाइज कर लें अगर अवेलेबल नहीं है पानी की सहूलत। दूसरा, फासला मेंटेन कीजिए। और तीसरा ये कि जैसे सर ने बताया कि आप वार्म फ्लूइड्स का इस्तेमाल कीजिए, उनका सूदिंग इफेक्ट होता है। सूप ले सकते हैं, यखनी ले सकते हैं, चाय कॉफ़ी ले सकते हैं, ताकि आपको जो एक वो इरिटेशन थ्रोट में है और जो फ्लू की वजह से नाक बंद होने की कैफियत है वो ठीक।
हाइड्रेशन जरूर अच्छी रखिए। हाँ। जो दूसरा सवाल था, और लोगों से फासला, ताकि बाकी सब घर वालों को इन्फेक्ट ना करें। दूसरा सवाल जो था आपका कि सॉरी भूल गई मैं, क्या दूसरा मेरा दूसरा सवाल ये था कि खुश्क सर्दी में मौसम का कितना इफेक्ट होता है और स्मॉग का क्या इफेक्ट होता है। सो स्मॉग आपको पता है सिद्रा कि ये ग्राउंड लेवल की ओजोन है जो फॉग और स्मोक के मिलने से बनती है। सो ये ना सिर्फ गले में इरिटेशन करती है, बट इसके साथ आंखों की इरिटेशन भी हो सकती है, स्किन के भी, और अब तो बहुत स्टडी स्मॉग पे भी हो रही है। इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया को भी मुतासर करती है, फटीग, वीकनेस करती है, इरिटेशन करती है। तो स्मॉग से बचने के लिए भी वही बेसिक असूल है। हाइड्रेशन अच्छी रखनी है, अपने आप को कवर करना है, अनड्यू बाहर नहीं जाना है। जब आप बाहर के वक्त निकलें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जिस टाइम पे बैड होता है, शीशे चढ़ा के रखें गाड़ी के। अगर आप कॉमन बस में सफर कर रहे हैं तो क्लोज रखें, विंडोज को क्लोज रखें अपने घरों में, और सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहिबा कि अगर जरूरत नहीं है तो फिर घर से बाहर ही ना जाए। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है। आपने शादियों की बात की तो मैं कहने लगी थी, कल मैं रात को एक शादी पे गई हुई थी एंड देयर वर वेरी फ्यू पीपल हु वर वेयरिंग मास्क। हालांकि शादी में आपको पता है कि गैदरिंग होती है, लेकिन हम जब तैयार होकर निकलते हैं तो हमें लगता है कि ओ नो, अब मास्क पहन लेंगे तो तैयारी छुप जाएगी। लेकिन आपकी हेल्थ, आपकी प्रोटेक्शन और दूसरों की प्रोटेक्शन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। तो शादियों में जरूर जाएं, खाना भी जरूर खाएं, लेकिन एहतियात के साथ। डॉक्टर राशिद साहब, हमें ये बताइएगा, सर आप स्टीम की बात कर रहे हैं और घर में जो हम सब कुछ कर सकते हैं, एहतियात कर सकते हैं या फिर इलाज कर सकते हैं, वो आप हमें बता रहे हैं। बहुत सारे घरों में मैंने ये देखा है कि जैसे बच्चों को थोड़ा सा जुकाम होता है, उनका नाक बंद हो जाता है या गले में खराश होती है, फौरन से पहले माएँ नेबुलाइजर निकालती हैं, अपने तौर पर उसमें मेडिसिन डालती हैं और वो इस्तेमाल करवाना शुरू कर देती हैं। अब ये बताइए कि स्टीम बेस्ट ऑप्शन है या फिर नेबुलाइज करवाना? आई थिंक कि दोनों चीजें अच्छी हैं, लेकिन उसमें अद्वियात का इस्तेमाल के स्टीरॉयड है, वेंटोलिन है, एटम है, वो खुद से सिलेक्ट बिल्कुल ना करें। एक सिंपल स्टीम से नेबुलाइजर से स्टीम लेना कहीं बेहतर है और आसान रास्ता भी है। लेकिन वार्म पानी से बाथ लेना, स्टीम लेना या नेबुलाइज करना, तीनों ही बहुत यूजफुल वे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि बार बार फ्लश करें, बुनियादी चीज़ों पे एहतियात करें, इससे हम बहुत हद तक ना कि बीमारियों के इंसिडेंस कम हो जाएगा, इसकी शिद्दत भी कम हो जाएगी। हमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत है, एम्फसाइज करने की ज़रूरत है, ये जो बाहर स्मॉग इस सीजन में बढ़ जाती है, इसका तदारक सिंपल व्हीकल को कंट्रोल करने में है। इसमें नाइट्रोजन और सल्फर के ऐसे कंपाउंड आते हैं जो सेहत के लिए ना के वक्ती तौर पे इंतहाई नुकसानदेह हैं। इसका एक पॉजिटिव इन्फ्लक्स इकोनॉमी में आ सकता है कि सारे लोग 80-90% गाड़ियों में जिनमें से धुआं आ रहा है, अगर उनकी ट्यूनिंग करा रहे हैं, सर्विस करवा लें, तो एक पॉजिटिव वेव आएगी इकोनॉमी में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और इतनी अच्छी टिप भी देने के लिए। अगर सारे ही अपनी अपनी गाड़ियां ठीक करा लेंगे तो मसला हल हो जाएगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। एहतियाती तदाबीर भी आपको बता दी है, घर पर आप फ्लू का कैसे इलाज कर सकते हैं डॉक्टर साहब ने वो भी आपको बता दिया है। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, एक बार फिर से बात करेंगे हम जी कुछ खेलों की एक्टिविटीज के हवाले से। हम देख रहे हैं कि हमारे खेलों के मैदान कोविड-19 की सिचुएशन के बाद अब दोबारा से आबाद होना शुरू हो गए हैं। क्रिकेट के मैचेस पे हो रहे हैं, हॉकी चैंपियनशिप्स हो रही हैं, आजकल ताइक्वांडो का मैदान सजा हुआ है लाहौर में, जिसमें पूरे पाकिस्तान से प्लेयर्स मौजूद हैं और अपनी अपनी परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं। हर जानिब से कोशिश की जा रही है कि कुछ अच्छा परफॉर्म किया जाए, अच्छी फाइट दिखाई जा सके और इसके साथ साथ जीत अपने नाम की जा सके। कोविड-19 के बाद इस तरह के इवेंट्स प्लेयर्स के लिए कितना ज़रूरी थे, उनको कैसा लगा इन इवेंट्स में शिरकत करके, और उसके साथ साथ कोविड-19 में ये जो पूरा पीरियड 7 से 8 माह का गुजरा है, जब कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी, प्लेयर्स का कितना नुकसान हुआ है, वो अपने आप को कितना पीछे पा रहे हैं, अब वापस उनको फॉर्म में आने के लिए कितना टाइम लगेगा। इन तमाम हवालों पे बात करने के लिए आज हमने नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप के कुछ मेहमानों को अपने प्रोग्राम में मधु की आपकी मुलाकात करवाते हैं। जी, हमारे साथ मौजूद है नाजिया खान साहिबा हैं, आप नेशनल चैंपियन भी हैं और इसके साथ साथ बहुत सारे इंटरनेशनल मेडल भी आपने हासिल कर रखे हैं और 2018 में आपको आपकी कारकर्दगी पर सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया था। नाजिया, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी जोया साबिर हैं,
जो कि नेशनल चैंपियन हैं और गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। जोया, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ हैं जी बाबर राजा साहब हैं, चीफ ऑर्गेनाइजर हैं आप नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप के, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बाबर साहब, कब से आगाज हुआ चैंपियनशिप, कब तक अभी जारी रहने वाली है, कितने इवेंट्स हो गए, अभी कितने रहते हैं? हमारा जो टेक्निकल साइड है वो तो आपको नाजिया बताएंगी। हम तकरीबन 26 से स्टार्ट कर चुके हैं और 1 नवंबर तक इंशाल्लाह शाम तक हमारा फाइनल्स और सेरेमनीज हैं। और नेशनल इवेंट है, बहुत बड़ा एक था, ऐसे गार्डन्स में हम कर रहे हैं काला शकाकू में। और आज और कल का जो दिन है, ये 2 दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि इसमें फाइनल्स और बड़ी एक्साइटिंग फाइट्स अब शुरू हो गई हैं। और ज़रा पॉइंट टेबल भी क्लियर हो जाता है कि क्या होने वाला है। पॉइंट टेबल भी क्लियर हो रहा है और जो मारधाड़ है वो देख के, खैर ताइक्वांडो तो बहुत ही अच्छी और सेफ और बड़ा हमें मज़ा आ रहा है। बड़ा एक सेफ प्लेटफॉर्म है फाइट्स का, तो उस लिहाज से हमारी तो कोशिश है कि हम इसमें अब एक एकेडमी भी स्टार्ट करें। जोया, आप लाहौर से ही हैं या फिर कोई दूसरे शहर से आई हैं? मैं एबटाबाद से हूँ। एबटाबाद से आई हैं, अच्छा। तो कैसा लग रहा है, सबसे पहले हमें ये बताइए, कोविड में हमने कोई एक्टिविटी नहीं थी स्पोर्ट्स की, इतनी देर के बाद इवेंट मिला है आपको? अचानक से मतलब जैसे कोरोना आ गया तो हम लोग को घर भेज दिया, कैंप वगैरह क्लोज हो गए, तो एकदम से ट्रेनिंग बिल्कुल डाउन हो गई। और हमारी तो गेम भी ऐसे, अगर आप एक दिन ट्रेनिंग नहीं करते तो आप पूरा 1 हफ्ता पीछे चले जाते हो, फिर से आपको स्टार्ट करना पड़ता है। और इस मरतबा तो हमने 8 महीने मतलब घर गुजारे हैं। तो जब हमें पता चला था कि मतलब ऐसे गार्डन में हमारी एक चैंपियनशिप होने लगी है और फेडरेशन ने इतना साथ दिया, तो अचानक से सारे प्लेयर्स जाग उठे क्योंकि हम सारे डल हो चुके हुए थे, ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं है, दोबारा से पूरी बॉडी स्टिफ। फिर हमने बहुत मुश्किल से कवर किया, 1 महीने का टाइम था, फिर हम यहाँ आ गए। अभी चैंपियनशिप स्टार्ट है, पुमजे वगैरह खत्म हो चुके हैं, जो शेडो फाइट होती है, अभी हमारी रियल फाइट है। मतलब चले इस पे भी बात करते हैं। आपने कितने इवेंट अभी तक अपने नाम कर लिए हैं और अभी आगे कितने बाकी हैं? नाजिया, हमें ये बताइए कि कैसा चल रहा है इवेंट? एक तकरीबन कोई 7-8 महीने के बाद दोबारा से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बहाल हो रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जब कोविड स्टार्ट हुआ, हम लोगों का नेशनल कैंप लगा हुआ था इस्लामाबाद में, हमारे सारे एथलीट्स ट्रेनिंग कर रहे थे, हम लोगों का ओलंपिक्स क्वालिफिकेशन राउंड था, हम लोगों ने जाना था, लेकिन कोविड की वजह से वो पोस्टपोन हुआ। हमने एथलीट्स को घरों में भेज दिया, हमारे पास फॉर्मल कोच आए हुए थे, वो भी बहुत परेशान थे कि हम इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग हम लोगों ने की है। तो अब ये है कि प्लेयर्स जब घरों में चले गए, हमारे एथलीट्स का होता ये है कि जब इनको ट्रेनिंग या कोई एक्टिविटी स्पोर्ट्स की नहीं मिलती तो ये सोते रहते हैं। हाँ, जब चैंपियनशिप नहीं होती तो हाँ, तो ये माशाल्लाह 8 महीने ऑलमोस्ट सारे एथलीट्स सोते रहे हैं। ठीक है, कुछ थे जो कुछ ना कुछ करते रहे हैं। असल में होता ये है कि अभी जब से कोविड स्टार्ट हुआ, एथलीट्स घरों में चले गए, किसी को पता भी नहीं था कि ऐसा टाइम भी आएगा कि कोई इवेंट नहीं होगा, हमें ट्रेनिंग नहीं अलाउ की जाएगी करने। तो वो एथलीट्स कुछ ना कुछ घरों में, अपने रूम्स में, बेडरूम में, आउटसाइड कुछ ना कुछ करते रहे। पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन ने ड्यूरिंग कोविड हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग इनको जगाने के लिए ऑनलाइन चैंपियनशिप कराते हैं। अच्छा, उसका हम लोगों ने एहतमाम किया एथलीट्स की। हमने कहा आप लोग अपनी ट्रेनिंग करें और उसके बाद हमें वीडियोस भेजें। उसमें हमने शेडो फाइट्स, जो पुमजे की बात कर रहे हैं, उसमें मूव्स वगैरह चेक करेंगे, हम लोगों ने वो भी करवाया ताकि इनको मेडल्स मिलें, ये सोए ना रहें, एक्टिव रहें। कोविड की वजह से बहुत सारे एथलीट्स स्ट्रेस में चले गए थे क्योंकि कोई एक्टिविटी नहीं थी, इवेंट्स पोस्टपोन हो गए थे। फिर पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन और एसए गार्डन ने एथलीट्स को जगाया है, इतना बड़ा मेला सजाकर, जो पाकिस्तान में इस टाइम बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है। आफ्टर ड्यूरिंग कोविड, आफ्टर कोविड, जब ये अभी सारे लॉकडाउन्स वगैरह ख़त्म हुए, तो पाकिस्तान में बिग इवेंट हो रहा है इस टाइम। ताइक्वांडो का नेशनल चैंपियनशिप हो रही है एसए गार्डन में। पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन एंड ऐसे ग्रुप की कोलैबोरेशन से बहुत अच्छा इवेंट हो रहा है यहाँ पर। इतनी ज्यादा फीमेल्स हैं स्पेशली। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कोविड का जिक्र आप कर रही हैं, यकीनी तौर पर ये आपके दिल की आवाज निकल रही है, जितना प्लेयर्स मुतासिर हुए हैं ना और जितना उनको परेशानी का सामना करना पड़ा है।
ओवरवेट भी मेरा ख्याल बहुत सारे लोग उस वेट को मैनेज करना, जिस कैटेगरी में आपने खेलना होता है, ऐसे वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। बहुत ज्यादा। अभी मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जब एथलीट्स आए हैं तो बहुत सारे वो एथलीट्स भी हैं जो कह रहे थे कि हम यहाँ खेलना चाहते हैं, बट वो ओवर वेट की वजह से नीचे ऊपर, बहुत सारे ऐसे एथलीट्स हैं पिछले 10 दिन से वो सही तरीके खा पी नहीं पा रहे क्योंकि उन्होंने अपना वेट मैनेज करना है, उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। तो ये बहुत इश्यूज हैं, लेकिन हैप्पी हैं। इतनी ज्यादा फीमेल्स एक्साइटेड हैं। आप यकीन करें कि इस इवेंट पे आप देखें कि सीनियर्स का इवेंट है और फीमेल्स की माशाल्लाह इस इवेंट पे बहुत, वैसे तो होती ही है, लेकिन आफ्टर ये कोविड इवेंट हुआ बहुत सारी फैमिलीज होती हैं, यार चलो अच्छा अभी कोविड है मत जाओ, ये वो ऐसे इश्यूज भी होते हैं, लेकिन लड़कियां इतनी एक्साइटेड हैं। बहुत अच्छा इवेंट हो रहा है। इंतजार में थी कि कोई चैंपियनशिप मिले और हम लोगों ने अनाउंस किया कि ऐसे गार्डन ने इतना सपोर्ट किया, इतनी अच्छी चैंपियनशिप हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। एथलीट्स इतने हैप्पी हैं, ऐसे लग रहा है कि एक रौनक थी पहले जो खत्म हो गई थी, अब वो दोबारा से रौनक जिंदगी जो है वो वापस लौटने लगी है। जो खेल के मैदानों में भी। जोया, हमें ये बताइए कि आपको भी कोई वेट का इशू हुआ था? वेट मैनेज करना मेरा ख्याल प्लेयर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ये आप सही बोलिए, मैंने हमेशा लाइट वेट में खेलना होता है। लाइट वेट -62 kg होता है। ठीक, मुझे इसलिए इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि मैंने -57 से स्टार्ट होता है और 62 तक, तो मेरा वेट 56-57 रहता था। मुझे ज्यादा करना पड़ता था उस वेट में खेलने के लिए। अच्छा, मगर ये कोविड की वजह से मतलब घर में थे, सो रहे थे, ऑटोमेटिकली 60 kg हो गया। फिर वापस से ट्रेनिंग करी, 57 हो गया। मतलब कि मैं उस कैटेगरी में फिट हूँ, मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन हमारे कुछ एथलीट्स हैं जो 10 kg 5 kg इस तरह मतलब उनका गेन हो गया वेट, फिर उनको डाइट करनी पड़ी। गला क्यों खराब है? कोई पंच वंच लग गया, क्या हुआ? नहीं, हमारी चैंपियनशिप हो रही है ऐसे गार्डन में, अभी मैम ने बताया। तो हमारी टीम पार्टिसिपेट कर रही है, बाकी टीम्स में जब हमारा कोई प्लेयर खेलने जाता है तो पीछे बैकअप के लिए हम सारे होते हैं। वो हुटिंग कर करके ना मतलब गला बिल्कुल खराब हो गया। तो अभी थोड़ी आवाज आ रही है क्योंकि मैंने ओपोनेंट को आपने कंफ्यूज भी करना होता है और अपने प्लेयर को बैकअप भी करना होता है। अगर हम बैकअप करेंगे तो हमारे प्लेयर में मतलब और भी जोश आता है कि मैं सही से खेलूं। और कौन सी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हो? इस टाइम में पाकिस्तान आर्मी को रिप्रेजेंट। पाकिस्तान आर्मी से आपका ताल्लुक है। अच्छा, हमें बाबर साहब ये बताइएगा कि कोविड की सूरत हाल अभी भी बरकरार है, तो उससे प्लेयर्स को कैसे बचाया जा रहा है? हमारे प्रॉपर SOPs हैं वहाँ पे जी, और उसके साथ हम जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं किया, सिर्फ प्लेयर्स हैं या जो ऑफिशियल्स हैं या जो मैनेजमेंट है, और कंप्लीट SOPs के साथ हैं। हमारे मेडिकल कैंप्स हैं वहाँ पे, प्रॉपर टेस्टिंग हो रही है सबकी, और शुक्र अल्लाह का कि इसमें हमारे पास कोई सिंगल केस भी नहीं है। सारे एथलीट्स, वैसे भी जो एथलीट होता है उसके इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग होती है, वो वैसे भी उनको कोरोना करीब भी नहीं आता। तो शुक्र अल्लाह का कि ऐसा कोई केस नहीं है। और हमारी बल्कि मैसेज ये है कि आप इन चीज़ों में आएँ, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में आएँ, ताकि आपके घरों में और छोटे मोटे ये जो मसाइल हैं वायरस के, ना सिर्फ कोरोना बल्कि अदर जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। और जिस तरीके से मैं इनको देख रहा हूँ और बच्चियों को और बच्चों को देख रहा हूँ, हमें तो ये लगता है कि इसको एक निसाब का हिस्सा होना चाहिए, स्पेशली जो ताइक्वांडो या इस तरह की जो कॉम्बैट स्पोर्ट्स हैं, और बड़े मुल्कों में है। और हमारे पास अगर हो, और एक लाइफस्टाइल है, बच्चों को गैजेट से निकाल के इन्होंने किस तरीके से स्पोर्ट्स में लेके आए हैं। कल जब हम स्पोर्ट्स देख रहे थे, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हमें नज़र आया। एक बच्ची कल एयरफोर्स और आर्मी का आयशा और ईशा के एक मैच हमने बड़ा गौर से देखा। जितने लोग वहाँ बैठे हुए थे उसमें से आधे से ज़्यादा लोगों की आंखों में आंसू थे। इतना ज़बरदस्त मैच था, इतना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट था। दोनों आपस में दोस्त हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने फाइट की और जिस तरीके से कम्पीट किया और फाइट के बाद जैसा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाया, ये चीज़ें स्पोर्ट्स के साथ भी आती जब जाती हैं। बिल्कुल। नाजिया, हमें ये बताइए कि अभी तक कितने इवेंट्स हो गए हैं? इंडिविजुअल्स भी होते हैं, टीम इवेंट्स भी होते हैं। कल कौन कौन है फाइनल में? किसको किसको आप देख रही हैं फाइनल में पहुंचता हुआ? अच्छा, ऐसा है कि हमारा इवेंट जो है 28 को स्टार्ट हुआ था, और पुमजे होते हैं, शेडो फाइट्स, डिफरेंट मूव्स होते हैं, बॉडी मूव्स वो शो करने होते हैं। वो हमारा इवेंट कंप्लीट हो चुका है। कल हमारा फर्स्ट डे था फाइट्स का, आज सेकंड लास्ट डे है, कल लास्ट डे है हमारा। इस टाइम जो टॉप ऑफ द लिस्ट है टीम, वो पाकिस्तान आर्मी है। सेकंड नंबर पर पाकिस्तान वाबदा है। ठीक। थर्ड नंबर पर पाकिस्तान एयरफोर्स है। अभी तक आर्मी के सबसे ज्यादा मेडल्स, सबसे ज्यादा पॉइंट्स, मेडल्स पाकिस्तान आर्मी के हैं। लेकिन आज और कल कुछ भी हो सकता है।
कोई भी ऊपर नीचे जा सकता है, इसलिए आज तक का मैं बता रही हूँ कि कल तक यही था। आज और कल के रिजल्ट्स के बाद पता चलेगा कि कौन सी टीम। वैसे जो लास्ट ईयर की विनर वैसे कौन है? पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी हमेशा से कितने साल हो गए करीबन? क्योंकि मैंने खुद पाकिस्तान आर्मी को रिप्रेजेंट किया है लास्ट 10 इयर्स। तो अभी भी उन्हीं के साथ हैं? जी मैं बिल्कुल, वैसे तो मैं पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन के साथ हूँ, नेशनल कैंप की कोच भी हूँ और ट्रेनिंग भी कराती हूँ। सारे एथलीट्स हैं मेरे। मैंने पाकिस्तान एयरफोर्स टीम को मैंने ट्रेनिंग करवाई है, उनकी मैं कोच हूँ। और लेकिन रिप्रेजेंट किसको करती हैं एज अ प्लेयर? एज अ प्लेयर मैंने 10 इयर्स पाकिस्तान आर्मी को रिप्रेजेंट किया है। और जाहिर बात है कि आपको मैं जब जितना अरसा मैंने रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तान आर्मी तब से लेकर अब तक चैंपियन है। ठीक है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो उनकी न्यू टीम है, बिल्कुल न्यू टीम है, उनका ये 3rd इवेंट है। उन लोगों ने बहुत मेहनत की है, वो भी अब 3rd पोजीशन पे आ गए, मींस के उनकी बहुत मेहनत है इसमें। एग्जैक्टली फर्स्ट टाइम आप टीम बना रहे हैं और नई टीम बना रहे हैं और पहली बार आप विक्ट्री टेबल पर आ जाएं तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ी बात होती है। जोया, हमें ये बताइएगा कि आपका ताल्लुक भी पाकिस्तान आर्मी से है और वो इतने सालों से जीत रही है, अपने टाइटल का दिफा करी है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है प्लेयर्स पे? जब मैंने पाकिस्तान आर्मी को मतलब ज्वाइन किया था तो मैं KPK टीम से आया था, तो मुझे जब पुमजा करना था तो मेरे सर ने मुझे बोला कि लास्ट 10 इयर्स से आर्मी जीत रही है, तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी, क्योंकि अगर तुम्हारी वजह से नीचे आ गए तो ये हमारे लिए मतलब बहुत बुरा होगा। तो इतनी ज़्यादा मैंने रात के 11-11 बजे तक हम लोग ट्रेनिंग कर रहे होते थे, कभी कभी 11:45 बज जाते थे जब हम ट्रेनिंग कर रहे होते थे। एक्स्ट्रा टाइम ट्रेनिंग की, सर लोगों के साथ ट्रेनिंग की, कोई कोच मतलब हर सीनियर के साथ एक एक बंदा पकड़ के ट्रेनिंग करा रहा होता है, इतनी मेहनत करा रहे होते हैं। और फिर जब आप विक्ट्री स्टैंड पे सबसे ऊपर खड़े होते हो फर्स्ट पे, उसकी फीलिंग ही अलग है। मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकते हम कि क्या बोले, लेकिन खड़े होते तो वर्ड्स खत्म हो जाते हैं। ठीक, यकीनी तौर पर जब आप फर्स्ट उस पर खड़े हो जाते हैं तो मेरा ख्याल है वही आपकी सारी पहचान बन जाती है, वही सारे आपके वर्ड्स बन जाते हैं। बाबर साहब, हमें ये बताइए कि पूरे पाकिस्तान के कौन कौन से इलाके हैं जहाँ से प्लेयर्स चैंपियनशिप में शरीक हैं? पूरे पाकिस्तान से हैं, तमाम सूबों से हैं, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध, बलूचिस्तान, NWFP, KPK और ज़ाहिर पंजाब। उसके बाद डिपार्टमेंट्स हैं, वो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तकरीबन 16 के करीब टीम्स हैं, 14 टीम्स हैं, जिसमें आपका हायर एजुकेशन कमीशन एथलीट्स हैं, आप वापडा, आर्मी, पाकिस्तान रेलवे और पाकिस्तान एयरफोर्स, AJK, मींस के सारे ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यानी सूबों के टीम्स भी हैं और डिपार्टमेंट्स के पाकिस्तान के तमाम कोनों से गिलगित बल्तिस्तान की टीम है मौजूद है, आज़ाद जम्मू कश्मीर की टीम है, हमारे पास 14 टीम्स हैं और ऑलमोस्ट 700 के करीब एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस इवेंट पे। बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को, ऐसे गार्डन्स ने बहुत अच्छा। नाजिया, मुझे ये बताइएगा कि अब मुझे बताया एबटाबाद से आई हैं जोया, पेशावर से हमारे पास प्लेयर्स मौजूद हैं। ये वो इलाके हैं जहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं है, जो फीमेल्स स्पेशली हैं वो स्टडी के लिए भी बहुत मुश्किल से घरों से बाहर निकलती है, लेकिन ये कितना अच्छा ट्रेंड सेट हो रहा है कि वहाँ की प्लेयर्स जो हैं इस तरह के मुश्किल गेम्स में नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। पाकिस्तान में ताइक्वांडो में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फीमेल्स आ रही हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। मैं बल्कि पेरेंट्स को भी कहूँगी कि प्लीज़ आप अपने बच्चों को, बेटियों को स्पेशली मार्शल आर्ट्स की तरफ ज़रूर लाएँ। आपको मैं ये बताऊँ कि KP से क्या, गिलगित से, हम लोग गिलगित में गए, हम लोगों ने एक इवेंट कराया, वहाँ पर 3 घंटे गर्ल्स पहाड़ों से वॉक करके, पहाड़ों को क्रॉस करके मेन रोड पे आती थी सिर्फ ताइक्वांडो की क्लास लेने के लिए। तो यहाँ पर आपको ऐसे गार्डन में जो इवेंट हो रहा है, पूरे पाकिस्तान से आपको प्लेयर्स नजर आएंगे और ऐसे ऐसे एरियाज से नजर आएंगे जहाँ पर कोई सोच नहीं सकता कि वहाँ पे भी कोई, जहाँ पे फैमिलीज अलाउ नहीं करती, कोई स्टडी करने के लिए अलाउ नहीं करता, चैंपियनशिप वहाँ से भी एथलीट्स आए। पाकिस्तान का पहला वुमेन कैडेट कॉलेज बना है, इस दफ़ा वहाँ की बच्चियाँ हमने देखी हैं फर्स्ट टाइम पाकिस्तान का जो कैडेट कॉलेज है मर्दान। अच्छा नाजिया, हमें ये बताइए कि ये ताइक्वांडो एज अ स्पोर्ट तो आपने चूज किया है, कभी रूटीन में, जिंदगी में काम आई है ये सेल्फ डिफेंस के लिए? बहुत काम आई है क्योंकि आप जब लॉन्ग ट्रैवल करते हैं, मैं मुजफ्फरगढ़ से हूँ, मुझे अपने सिटी से
अकेले ट्रैवल करना होता है, इस्लामाबाद आना होता है, डिफरेंट सिटीज़ में जाना हो या आउट ऑफ कंट्री भी अकेले समटाइम ट्रैवल करना पड़ता है डिफरेंट कोर्सेज। तो बड़ा कॉन्फिडेंस होता होगा कि मैं जी बिल्कुल। आज मैं कुछ बता रही थी, अभी हम लोग पीछे वेटिंग रूम में बैठे हुए थे तो मैं कुछ डिस्कस कर रही थी कि अभी 6 डेज पहले मैंने किसी को ना पीटा हुआ है मार्केट में। अच्छा, लड़कियों को आना चाहिए, ये सेल्फ डिफेंस के लिए भी बहुत जरूरी है कि ऐसा ही है। मतलब लड़कों के बराबर खड़े होने में मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की पीछे रहती है या कुछ भी। तो स्पोर्ट्स हर चीज़ में मतलब लड़कियां आगे हैं। मार्शल आर्ट्स में कुछ लोग मतलब पेरेंट्स खासतौर पर डर जाते हैं कि नहीं हमारी हाँ, लेकिन पेरेंट्स को डरना नहीं है बल्कि अच्छी मिसाल कायम करनी है अपने घर में भी और माशरे में। बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और बेस्ट ऑफ लक कहती हूँ मैं इन मेहमानों को भी और उसके साथ साथ चैंपियनशिप में जितने भी प्लेयर्स मौजूद हैं उन सबको कि आज की और कल की वो अपनी अपनी फाइट्स जो भी हैं उनकी जीत जाए। मुझे आपने इजाजत देनी है, कल मुलाकात नहीं होगी, फिर के सुबह 9:05 पर फिर से मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।